आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका विश्वास हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। क्ष ध्वनि के बारे में पूछा गया है कि ये किसके अंतर्गत आ रही है। ऑप्शन ए दिया गया है आपके पास मूल स्वर, ऑप्शन बी है घोष वर्ण, ऑप्शन सी है संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी है तालव्य वर्ण। अब जो ये हमारे पास ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पर स्वरों के बारे में पूछा गया है, मूल स्वर कौन से हैं। अब मूल स्वर आपको पता होगा जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी है हमारे पास? 11 है। 11 स्वरों में से हमारे पास 4 मूल स्वर होते हैं। 4 मूल स्वर है हमारे पास अ, इ, उ और री। ये हमारे पास 4 मूल स्वर हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास घोष वर्ण। अब घोष वर्ण होते हैं आपके जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो कहलाते हैं आपके घोष वर्ण। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है आपका घोष वर्ण। अब आपको पता होगा कि वर्ग हमारे पास कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं, कवरग, चवरग, टवरग, तवरग और पवरग। उसी में से हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है घोष वर्ण के अंतर्गत। आगे पूछा गया है ऑप्शन सी आपके पास संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, अब देखिए संयुक्त वर्ण क्या होता है? जब वर्ण और वर्ण मिलकर क्या करते हैं, एक नया वर्ण बनाते हैं, वो कहलाता है आपका संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण है हमारे पास 4। ये है हमारे पास क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जो क्ष वर्ण है ये बनता है आपके क और श के योग से। त्र वर्ण बनता है आपके त और र के योग से। ज्ञ वर्ण बनता है ज और य के योग से। और श्र वर्ण बनता है श और र के योग से। तो ये है हमारे पास 4 संयुक्त वर्ण। इसमें से यही पूछा गया था हमारे से कि क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो हमें पता लग गया कि क्ष जो ध्वनि है ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। और ऑप्शन जो डी है यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन डी तालव्य। तालव्य क्या है? वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसमें से एक है हमारे पास तालव्य। तालव्य के अंतर्गत आता है हमारे पास चवर्ग। चवर्ग में आता है च, छ, ज, झ और य। ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो क्ष ध्वनि का जो क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास संयुक्त वर्ण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का विग्रह पूछा गया है कि क्या होगा। अब अव्ययी भाव समास देखिए क्या होता है, जिस समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यथाशक्ति, 2 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, यथा और शक्ति। अब जो पहला वर्ण है अगर हम इसका लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो ये परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यथाशक्ति आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ गया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब यथाशक्ति का विग्रह हमने करना है तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जैसी शक्ति, ऑप्शन बी है जितनी शक्ति, ऑप्शन सी है शक्ति के अनुसार और ऑप्शन डी है यथाजोत शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है आपके पास अनाहुत, ऑप्शन बी है अनबोला, ऑप्शन सी है अतिथि और ऑप्शन डी है अभ्यागत। अब देखिए जो ऑप्शन ए है इसे कहते हैं हम जिसे बुलाया ना गया हो, वो कहलाता है आपका अनाहुत। जो बोला ना गया हो वो कहलाता है आपका अनबोला। अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वो कहलाता है आपका अतिथि। जो बिन बुलाए आया हो, ठीक है, वो कहलाता है आपका अभ्यागत। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं हम अनाहुत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पर एक वचन शब्द के बारे में पूछा गया है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। ऑप्शन ए है जनसमूह, ऑप्शन बी है लोग, ऑप्शन सी है प्रजा और ऑप्शन डी है हमारे पास वर्षागण। अब देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया है जन मतलब क्या होता है? लोग, और समूह
समूह क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आते हैं या वस्तुएं आती है, वो क्या कहलाता है? आपका समूह कहलाता है। तो जन और समूह मतलब लोगों का समूह, ये अपने आप में क्या है? हमारे पास बहुवचन है। अब जो लोग, प्रजा, वर्षागण है, ये हमारे एक वचन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जन समूह। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूल का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? फूल का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास फूले, ऑप्शन बी है फूलों, ऑप्शन सी है फूल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, फूल। फूल का बहुवचन फूल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसके लिए हमने वाक्य बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य आएगा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी है निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन डी है इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है वे कहलाते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, क्रोध आदि का जिन वाक्यों से बोध होगा वो कहलाएंगे आपके विस्मयवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेध का अर्थ होता है ना, नहीं, मत। जिन वाक्यों से हमें ना, नहीं, मत का बोध होगा वो कहलाएंगे आपके निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन डी है हमारे पास इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में आता है इच्छा, आशीष और शुभकामना आदि का जहां पर बोध होता है वे कहलाते हैं हमारे पास इच्छावाचक वाक्य। अब यहाँ पर दे रहे हैं ईश्वर, ऑप्शन क्वेश्चन जो 6 है हमारे पास, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति की इच्छा उजागर हो रही है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? अब यहाँ पर ऑप्शन ए है दिया हुआ द्विगु, ऑप्शन बी है हमारे पास द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। अब देखिए जो हमारे पास द्विगु समास होता है, द्विगु समास में क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा, जिस समास के पहले पद में संख्या हमें दिखेगी वो होगा द्विगु समास। और द्वंद्व समास में होता है जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और दोनों पदों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है आपका द्वंद्व समास। जैसे हम लिखते हैं माता पिता, अब देखिए बीच में जो चिन्ह लगाया है ये क्या है? योजक चिन्ह है, और दोनों ही पद क्या है हमारे पास? प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास हो गया। फिर आते हैं हम कर्मधारय समास के ऊपर, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य संबंध होता है, वो कहलाता है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन डी है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो समास है हमारे पास कर्मधारय समास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि, ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। अब संधि के बारे में पूछा गया है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जब दो वर्णों को, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है हमारा संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में हमारे पास परिवर्तन में आता है आ, ई, उ। फिर आता है यण संधि। यण संधि में आता है य, र, व से पहले आता है आधा अक्षर। फिर गुण संधि। गुण संधि में आता है हमारा ए, ओ, अर। जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे परिवर्तन में ये आ रहा है। और वृद्धि संधि में आता है हमारे पास ए और औ। दो मात्राएं जिसमें आती है वो आता है वृद्धि संधि के अंतर्गत। अब हमने यथार्थ का संधि विच्छेद करना है यहाँ पर। अब देखिए यथार्थ परिवर्तन हमें लग रहा है कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए यथा प्लस अर्थ यथार्थ। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ,
और दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या है अ। जब आ और अ आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन आता है आ में। अब आ की मात्रा को किस तरह से लिखते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो यथार्थ में जो परिवर्तन है वो आ गया हमारा आ की मात्रा में। अब आ किस संधि के अंतर्गत समझा हमने अभी, आ जो आता है वो आता है आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत। तो यथार्थ में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब स्थान के आधार पर बताना है हमने कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। अब मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया कि हमारे पास वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं हमारे पास। कवरक वर्ग हमारे पास कितने हैं, 5 है। कवरक, चवरक, टवरक, तवरक और पवरक। उसमें से बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हम मूर्धा का प्रयोग करते हैं, मूर्धा का प्रयोग किया जा रहा है, वो कहलाएंगे आपके मूर्धन्य व्यंजन। अब देखिए जो हमारे पास ग और घ है, ग और घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। फिर ज और झ है। अब च, छ, ज, झ, य ये किस में आता है, तालु में आ रहा है। फिर आता है ड और ढ, ऑप्शन सी है ड और ढ, ट, ठ, ड, ढ, न। तो ये आता है हमारा मूर्धन्य व्यंजन में। ड ढ आ रहा है मूर्धन्य व्यंजन में। फिर आ रहा है प फ आता है हमारे पास ओष्ठ में। उच्चारण स्थान क्या है इसका, ओष्ठ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ड और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। अब देखिए जब हम भाषा का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या उच्चारित करते हैं, सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं किस चीज का, ध्वनि का। और उसके बाद ध्वनि के बाद बनता है हमारा शब्द, शब्द के बाद आएगा आपका पद, पद के बाद आएगा आपका वाक्य। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए है शब्द ध्वनि वाक्य पद, ऑप्शन बी है शब्द वाक्य, शब्द वाक्य ध्वनि पद, ऑप्शन सी है पद वाक्य ध्वनि शब्द, ऑप्शन डी है ध्वनि शब्द पद वाक्य। अब देखिए ध्वनि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, ध्वनि, ध्वनि के बाद बनता है हमारा वर्ण, वर्ण के बाद आता है हमारा शब्द, शब्द के बाद आता है पद, पद के बाद आता है वाक्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हमारे पास, ऑप्शन डी है ध्वनि शब्द पद वाक्य, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।